आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संबंधित है। अघन्या शब्द या अघन्य शब्द, यहां पर अघन्य लिखा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होना चाहिए, अघन्या। अघन्या शब्द संबंधित है। मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं, पुजारी के लिए, स्त्री के लिए ए ऑप्शन है, पुजारी के लिए बी ऑप्शन है, स्त्री के लिए सी ऑप्शन है, गाय के लिए डी ऑप्शन है, ब्राह्मण के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, गाय के लिए। ठीक है, अघन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब न मारे जाने योग्य, न मारे जाने या न बधे जाने योग्य। गाय को आज भी हम लोग मेरे भाई माता का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर क्या हो गया, सी। अघन्या शब्द परिच्छेदों में प्रयुक्त, ठीक है, या ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न पूछे जा रहे थे पहले, और यही सब आपके आधार भी बनेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में, ठीक है, शैलकृत आकृति कैसी है, शैल पत्थर की बनी हुई गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व यानी विद्वान व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में थे, खासकर महायान शाखा का आदर्श जो माना जाता था उसे हम बोधिसत्व कहते हैं, का अंकन मिलता है। ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी और डी कार्ले। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, कन्हेरी। क्या होगा, कन्हेरी। मेरे भाई अजंता कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अजंता कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है इसमें कुल 29 जो है गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16, 17 तथा 19, 16, 17 तथा 19 गुप्तकालीन हैं, गुप्तकालीन हैं। 16, 17 तथा 19 गुप्तकालीन है। एलोरा ये कहाँ स्थित है मेरे भाई, ये भी महाराष्ट्र में है। कहा जाता है कि यहाँ के कैलाश मंदिर का निर्माण, यहाँ के कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था। कार्ले भी मेरे भाई महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। कार्ले कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कन्हेरी। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और ये परीक्षा में जो पूछे गए हैं ये सब इतने इंपॉर्टेंट है कि यही सब आगे आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाया गया है। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है, पहला है कथन। दूसरा क्या है,
पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन यानी जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो पूर्वी दक्कन है, ये चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न तो दो सही हैं। ठीक है, तेजी से सभी लोग उत्तर दें। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, एक तथा दो दोनों सही हैं, ये भी सही हैं और ये भी सही हैं, दोनों सही है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुमटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, दोनों सही है मेरे भाई, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए मेरे भाई। तो एक तरफ है सूची फर्स्ट, जिसमें आपके तीर्थंकर दिए गए। तीर्थंकर का मतलब सांसारिक मोहमाया के बंधनों से मुक्त कराने वाला, अपने ज्ञान के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, ये जैन धर्म के प्रवर्तक भी थे। ठीक है, और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक तरफ तीर्थंकर दिया गया है सूची 1 में, और सूची 2 में दिया गया है प्रतिमा लक्षण, उनके प्रतीक क्या हैं? ठीक है, तो ए आदिनाथ, वृषभ, मल्लिनाग, अश्व, पार्श्वनाथ, सर्प और संभवनाथ जलकलश। इसको मिलान करना है मेरे भाई, कौन किससे संबंधित है। ठीक है, हाँ, आदिनाथ किससे संबंधित है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, आदिनाथ वृषभ से संबंधित है। आदिनाथ किससे संबंधित है? वृषभ से। मल्लिनाग जल कलश से संबंधित है। ठीक है, जल कलश से संबंधित कौन है? मल्लिनाग है। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प, सर्पफण। ठीक है, और संभवनाथ का क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब एक ही बचा है, टू, अश्व। संभवनाथ का क्या है? अश्व। ठीक है, तो हाँ, 1 4 3 2, 1 4 3 2। ठीक है, 1 4 3 2, उत्तर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, बराबर पहाड़ी, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार में। की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है मेरे भाई, इतना अच्छा प्रश्न है कि पूछिए मत। ठीक है, कारण क्या है इस प्रश्न को पूछने का? बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहता है। आयोग ने इसी तरह से प्रश्न को बनाया है, और आज आप लोग देख रहे हैं कि परीक्षा में बेसिक कॉन्सेप्ट का कितना रोल है, कितना महत्व है। फैक्ट को कम कर रहा है और कॉन्सेप्ट को ज्यादा कर रहा है मेरे भाई, इसलिए कॉन्सेप्ट पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। तो ये अभिलेख, उत्तर क्या हो जाएगा? ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं।
जबकि ये गलत है मेरे भाई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है, 4th शताब्दी के। ठीक है, तो ये बाकी सब सही है मेरे भाई। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं। ठीक है, अशोक ने ही 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, कहा जाता है कर्ज चौपार, कर्ज चौपार। ठीक है, दूसरा सुदामा, सुदामा गुफा। तीसरा है विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये सब किसने निर्माण करवाया था? अशोक ने करवाया था। कहा जाता है 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख। यही जो 3 गुफाएं हैं इसकी दीवार पर अशोक के अभिलेख है। कहा जाता है कि अशोक के पौत्र दशरथ ने भी बराबर की पहाड़ी पर और नागार्जुनी पहाड़ी पर भी उसने गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का, ये भी सही है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है सही, लेकिन उत्तर आपका क्या होगा? डी। यहां पर हमने इसको ए वाला समझ लीजिएगा, ये सब सही हैं। ये सब क्या हैं? ये सब सही हैं, लेकिन इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन में ये वाला, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नहीं है, बाकी ये सब सही हैं ये। ठीक है, हाँ, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। हाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे भाई, हाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या किया था? सबको टिक कर दिया था, तो इसलिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका उत्तर यही होगा, बाकी सब सही है। कहने का मतलब यह था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ध्यान दीजिएगा, सूची 1 में ए दिया है गांधार कला, बी दिया है जूनागढ़ शिलालेख, सी दिया है मिलिंद पन्हो, डी दिया है तक्षशिला लेख। यहां लेखा लिख उठा है, ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला लेख। सूची 2 में दिया है पहला मेनांडर, दूसरा पतिक, तीसरा कुषाण, चौथा रुद्रदामन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। कैसे? देखिए, गांधार कला शैली, गांधार कला शैली जो विदेशी प्रभाव से निर्मित हुई थी, किसके शासनकाल में? कुषाण। कुषाण, और उस समय कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। ध्यान दीजिएगा, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। रुद्रदामन, इस शकों के प्रतापी राजा थे रुद्रदामन, इन्हीं का अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख, जो विशुद्ध रूप से संस्कृत में उत्कीर्ण किया गया लेख था। ठीक है, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ये किससे संबंधित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिलिंद पन्हो ये किससे संबंधित है? मेनांडर से, मेनांडर से। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ था, एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ठीक है, इसका जो लेखक है वो नागसेन को माना जाता है। ठीक है, तो यहां मिलिंद पन्हो में जो मिलिंद नाम है उसका संबंध मेनांडर से है। तो मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन में जो बौद्ध धर्म पर वार्ता हुई उसका उल्लेख किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हो में मिलता है। ये पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। अब इसके बाद तक्षशिला लेख किससे संबंधित? एक बचा है पतिक से। तो अब मिलान करिए, गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ रुद्रदामन से, तो 3 4 सी का फर्स्ट। ठीक है, 3 4 1 2, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है मेरे भाई। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, बस केवल सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, और आप लोग वो धैर्यशाली जो है स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी करते हैं मेरे भाई। ठीक है, कहा जाता है कि जब भी उठे हैं लोग इरादे जमा लिए, इन पत्थरों के बीच से जज्बे उबल पड़े, ऐसे भी नौजवान हमारे वतन में हैं, धरती पे पांव मारे तो सोना निकल पड़े। मेरे भाई
तो ध्यान दीजिए, खूब मेहनत करिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारी संस्था के साथ बराबर बने रहिए। ठीक है, जो चीजें, जो फैक्ट, जो यहां पर तथ्य, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट और जो प्रश्न यहां कराए जाते हैं शायद ही किसी संस्था में कराए जाते हो। इसलिए खूब मन से हमसे और हमारी संस्था से लगे रहिए। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रुहेलखंड में। मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था? ठीक है, राजस्थान में। कहां स्थित था? राजस्थान में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद कहां स्थित था? राजस्थान में। ठीक है, यह प्रश्न आया है और मत्स्य महाजनपद, ठीक है, राजस्थान में स्थित था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मेरे भाई, जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। यहां पूछा जा रहा है कि जौनपुर में जब सरकी वंश का शासन हुआ था तो उस समय अंतिम शासक कौन था? ए मोहम्मद शाह, बी हुसैन शाह, सी मुबारक शाह और डी इब्राहिम शाह। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, हाँ, तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। ठीक है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। ठीक है, सरकी जो राजवंश था उसी के समय में कहा जाता है कि जौनपुर की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिए, 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? ए इल्तुतमिश की, बी बलबन की, सी अलाउद्दीन खिलजी की, डी मोहम्मद शाह तुगलक की। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हाँ, कहा जाता है 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? तो काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। यहां के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजित हुई, लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना पराजित हुई थी, लेकिन फिर दोबारा अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। प्रताप रुद्रदेव दोबारा पराजित भी हुए थे, क्योंकि प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा दिया था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? अकबर के शासन काल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ए कनकूत, बी हल की संख्या, सी जब्त यानी जब्ती प्रणाली और डी गल्ला बख्शी। डी गल्ला बख्शी। हाँ मेरे भाई, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें उत्तर क्या है? हल की संख्या। ठीक है, इसमें उत्तर क्या है? हल की संख्या। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जहांगीर के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ए फादर एंथोनी मानसेराट, बी फ्रांसिस्को पल्सर्ट,
सी निकोलो मनुची, ठीक है, यहां मुनक्की लिखा हुआ है, निकोलो मनुची, ठीक है, निकोलो मनुची, मनुची। और डी फुक्वायरस बर्नियर, ठीक है, या फ्रांसिस बर्नियर। तो तेजी से ध्यान दीजिएगा। तो निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? मेरे भाई जहांगीर का जो शासनकाल माना जाता है वह 1605 से लेकर के 1627 था, 1627 था। और जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, स्वर्णकाल। जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। वो कहता था चित्र किसी भी चित्रकार ने बनाया हो मैं उसे देख के पहचान लेता हूं यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। यदि एक ही चित्र को कई चित्रकारों ने मिलके बनाया हो तो भी मैं यह पहचान लेता हूं कि उस चित्र में किस चित्रकार ने कौन सा पार्ट बनाया है। तो इतना पारखी था मेरे भाई जहांगीर, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या उत्तर होगा? फ्रांसिस्को पल्सर्ट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ठीक है। फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो था, चूंकि ये पूछा गया है, इस पर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये दोबारा भी पुनः भी पूछा जाएगा, हो सकता है, ये भी संभव है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे 11th पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध। लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हेक्टर मुनरो किससे जुड़ा हुआ था? बक्सर के युद्ध से, ये सही है, ठीक है। हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था, जिसमें नेपाल प्रमुख अमर सिंह थापा ने पराजित होकर के आत्मसमर्पण कर दिया था और 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। तो ये दोनों सही हैं। लॉर्ड बेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है मेरे भाई, 1799 में हुआ था। और लॉर्ड बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 था। लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मेरे भाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध, ये कब हुआ था? 1817-18 में, ठीक है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह युद्ध जीता था। कहा जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का पूर्णतया क्या हो गया था? पतन हो गया था, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है? देखिए मेरे भाई, कितना बढ़िया प्रश्न निकाला है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ क्या है? असंगत है। ए वारेन हेस्टिंग, बी जीबी मैकाले, सी रॉबर्ट, सी लॉर्ड क्लाइव, डी हेनरी डुंडास, ठीक है, हेनरी डुंडास। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नहीं है, इसमें जो है कोई नहीं है, क्योंकि थॉमस बेलिंगटन ने यह टिप्पणी किसने की थी? थॉमस बेलिंगटन ने। आयोग ने इसका कोई आंसर दिया ही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन हम देते हैं क्योंकि हमें देना ही देना है, ठीक है।
क्योंकि हम इसीलिए हम बने हुए हैं मेरे भाई, इसीलिए हम लगे हुए हैं। ठीक है, थॉमस बेलिंगटन ने यह टिप्पणी की थी। ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हेनरी डुंडास दिया है, लॉर्ड क्लाइव दिया है, इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएंगे? थॉमस बेलिंगटन। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, बी चिंसुरा, सी मछलीपट्टनम, बी सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, डी उपरोक्त सभी। हाँ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सब जगहों पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, इन सब जगहों पर ठीक है इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मेरे भाई डचों की पहली फैक्ट्री क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में मसूलीपट्टनम में। कहां स्थापित की थी? 1605 में फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, ये प्रथम फैक्ट्री थी। ये क्या थी? प्रथम डचों की फैक्ट्री थी। 10 सेनानायक वादरहेग के सहयोग से मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी जिसको कहते हैं, वे फैक्ट्री बनाई गई थी। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। कारण, ये तो कथन दिया है मेरे भाई, कारण क्या कह रहा है? धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कूट ए देखिए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन था। कारण, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, अप्रतिफलित निर्यात था। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या दिया है? इसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विद्रोह वर्ष, एक तरफ विद्रोह दिया है मेरे भाई, एक तरफ वर्ष दिया है। पावना विद्रोह 1873, बी दक्कन किसान विद्रोह 1875, सी सन्यासी विद्रोह 1894, डी कोल विद्रोह 1870। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया सब। हाँ, इसमें जो आपका आंसर होगा मेरे भाई, इसमें जो आपका आंसर होगा सुमेलित नहीं कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है। इसमें सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, ये दोनों सुमेलित नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आयोग ने अपने आंसर में स्पष्टीकरण नहीं दिया है इसमें। ठीक है, इसमें सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, क्योंकि जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वो 1770 से 1780 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो 1770 से 1780 में हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 में हुआ था। और जो कोल विद्रोह है वो कब हुआ था?
1831 से 32 में ये कोल विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। और कोल विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रनाडे, डी राज नारायण बसु। मेरे भाई इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आंख मूंद करके आप लगाइए राजा राम मोहन राय, जिसने जूरी एक्ट का क्या किया था? विरोध किया था। हिंदू मुसलमानों, ठीक है, के बीच जो है न्याय में जो है, ठीक है, हाँ, तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही थी, इसीलिए जो है विरोध किया गया था। महादेव गोविंद रनाडे, ध्यान दीजिएगा, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को कई बार पूछा गया है। इन्होंने, ठीक है, दक्कन में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जातीय लिखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो मेरे भाई इसका सीधा सीधा उत्तर है जातीय सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है कि यह आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त की रात तथा 9 अगस्त की सुबह। ये सीधा सीधा दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, ध्यान दीजिएगा। 9 अगस्त की सुबह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है इस आंदोलन शुरू होने से पहले ही रात में वायसराय लिनलिथगो ने क्या किया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे यह आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन तथा स्वतः स्फूर्ति हो गया, यानी भूमिगत हो गया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? ठीक है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए मेरे भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अल्बर्ट आइंस्टीन, एजी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की। ए आईएनए मुकदमा, बी लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, सी मेरठ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। इसका उत्तर क्या होगा? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्न में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किसने किया? ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो किसने जो है किया था समर्थन, किसने किया था? हाँ, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, ये वही जिन्ना थे, ठीक है, जिन्हें सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, और गांधी जी ने क्या इनको उपाधि दी थी? कायदे आजम। कायदे आजम, कायदे आजम, महान नेता कह करके गांधी जी ने इन्हें संबोधित किया था।
ठीक है। पाकिस्तान देश का जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। पाकिस्तान देश का जन्मदाता, पाकिस्तान देश का जन्मदाता इन्हें ही माना जाता है। जबकि पाकिस्तान बनाने का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। पाकिस्तान बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? पाकिस्तान बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल के मन में आया। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जो कहा करते थे हिंदी है हम वतन हैं, हिंदोस्तां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। लेकिन 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में बोलते हुए इन्होंने पाकिस्तान की इन्हीं के मन में पाकिस्तान बनाने का भाव आया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का भाव आया था। लेकिन मेरे भाई यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पाकिस्तान शब्द का निर्माता, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? चौधरी रहमत अली को, चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। पाकिस्तान से संबंधित जो प्रस्ताव है वो मुस्लिम लीग के 1940 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, ठीक है। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। ध्यान दीजिएगा, 1905 में इन्होंने की थी। 1905 में और क्या हुआ था? ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इसको किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन किया था। यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था और सबसे लोकप्रिय वायसराय रिपन थे। ध्यान रखिएगा, ये सब परीक्षा में फैक्ट बेसिस पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और ये बताया था, ठीक है, बताया क्या कि वहां बंगाल बहुत बड़ा है, उसका प्रशासन सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, बंगाल का जो शासन है वो सही और सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है, ठीक है। इसीलिए उसने जो है बंगाल का विभाजन किया। लेकिन वास्तविक मंशा क्या थी मेरे भाई? कॉन्सेप्ट को समझिए। बंगाल विभाजन की वास्तविक मंशा लॉर्ड कर्जन की क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। वहां पनप रही हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना था? तोड़ना था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए, ठीक है। ए, रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, बी, चंपारण सत्याग्रह, सी, खेड़ा, तीसरा जो है खेड़ा आंदोलन। पहला है रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। अब कूट, ठीक है, उसका प्रयोग करके, ठीक है, इसका हल। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। फिर इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, 1918। फिर इसके बाद है रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इसी तरह से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ मेरे भाई, तो ये थे आज के प्रश्न, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।